सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि हम सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस पार्ट को नहीं देखा है वो पहले उस पार्ट को जरूर देख ले ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाए। पार्ट 1 जो है हमारा वो 12 मार्क्स कवर अप कर रहा था, यानी कि उसमें एक एक मार्क्स के 12 क्वेश्चन थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को। आपके सीबीएसई का 2022-23 का जो सैंपल पेपर है उसका पार्ट 2 जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें जो फिगर आउट करना है, चीजें जो समझनी है कि पार्ट बी जो है यानी कि सेकंड पार्ट आपके सैंपल पेपर का वो कितने मार्क्स को कवर अप करता है। तो वो कवर अप करता है 12 मार्क्स को। पार्ट 1 उसमें 12 क्वेश्चन थे एक एक मार्क्स के, और पार्ट बी जो है या पार्ट 2 है वो भी आपके 12 मार्क्स को कवर अप करता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हम देख सकते हैं, भारत और रूस दोनों द्वारा बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना की गई है, उनमें से किसी एक विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या समझना है कि भारत और रूस दोनों जो हैं वो बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करते हैं या बहुध्रुवीय विश्व का स्वप्न देखते हैं। उसका क्या देखते हैं? सपना देखते हैं। अब ये बहुध्रुवीय विश्व है क्या, इसको पहले समझते हैं। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि कोल्ड वॉर की बात करें, कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, विश्व दो पार्ट में बदल गया। एक कहलाया यूएसए और दूसरा कहलाया यूएसएसआर। ठीक है। 1991 1991 की बात करें तो यूएसएसआर क्या हो गया, डिमोलिश हो गया, यूएसएसआर समाप्त हो गया। अब विश्व में एक ही क्या बची है, आपकी महाशक्ति बची है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्लियर है बेटा? अब यहां पर क्या हो रहा है कि यूएसए जो है वो अपनी मनमानी चला रहा है, और यहाँ पर भारत और रूस क्या चाहते हैं कि विश्व में अलग अलग सेंटर्स हों। ठीक है। बहुध्रुवीय का मतलब आज विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो गया है, एक ही महाशक्ति है। इसकी बजाय क्या होनी चाहिए, बहुत सारी महाशक्तियां होनी चाहिए, जैसे कि हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी क्वेश्चन की डिमांड है कि भारत और रूस जो है वो एक बहुध्रुवीय विश्व का सपना या कल्पना देखते हैं और उनमें से किसी एक विशेषता पे प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? चलिए अब इसके आंसर की तरफ देखते हैं कि इसके आंसर में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं रूस और भारत दोनों बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करते हैं। उसकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता हम देख सकते हैं सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिक्रिया के मामले में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कई शक्तियों का सह अस्तित्व। जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि ये क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो, सामूहिक सुरक्षा हो, उसके साथ जो प्रतिक्रिया है वो भी कैसी होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए। कि भाई अगर कोई गलत है तो वो गलत है और अगर कोई सही है तो सही है। तो ये क्या है, सामूहिक रूप से होना चाहिए। के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कई शक्तियों का सह अस्तित्व होना चाहिए। तो यहाँ पर कई शक्तियों का सह अस्तित्व का मतलब क्या है कि बहुत सारी अगर शक्तियां होंगी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी। क्लियर है बेटा? अभी क्या हो रहा है, जो शक्तिशाली है वो अपनी बात को किसी भी तरीके से मनवा रहा है, और अगर शक्ति के अलग अलग केंद्र होंगे, डिफरेंट पावर्स होंगी, तो क्या होगा, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कम होगी। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सभी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और स्वतंत्र विदेश नीति का समझौता जो है वो होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जितने भी विकसित देश हैं वो अपनी नीतियों को अल्प विकसित और विकासशील देशों पर क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं। और अगर शक्ति के अलग अलग केंद्र होंगे तो सभी लोग क्या है, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में और स्वतंत्र विदेश नीति का जो समझौता है वो अपने आप कर पाएंगे। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्र विदेश नीति का क्या मतलब है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी देश जो है वो अपनी विदेश नीति बनाता है तो उसमें उसे क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो किसी के प्रभाव में या किसी के दबाव में किसी नीतियों का निर्वहन ना करें। इज दैट क्लियर?
अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट? चलिए, थर्ड पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे निकायों के माध्यम से निर्णय लेना, कि जो निर्णय लिए जाएं वो कैसे लिए जाएं, किसी महाशक्ति से प्रभावित होने के बजाय जो यूएन है उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाएं उसको ही स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं, आप इनमें से किसी एक पॉइंट को यहाँ पर एज अ आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर लकीर का फकीर नहीं बनना है कि यही 3 पॉइंट हो सकते हैं, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई रेलेवेंट पॉइंट है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का एक तरीका सुझाइए। तो देखिए आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं 1+1, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट का आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और दूसरे पार्ट का आंसर देने में आपको 1 मार्क मिलेंगे। क्लियर है बेटा? अगर आप दोनों में से वो एक अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक ही मार्क्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण एशिया में शामिल देशों का नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया में शामिल सदस्य देशों का नाम याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या थी वो? बी की क्यूब, MNPS और A। ठीक है, बी की क्यूब का मतलब क्या हो गया? भारत, भूटान, शाबाश, बांग्लादेश। उसके बाद M स्टैंड्स फॉर मालदीव, N स्टैंड्स फॉर नेपाल, P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान और S स्टैंड्स फॉर श्रीलंका। और लास्ट में सबसे कौन जुड़ा? अफगानिस्तान। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये नाम लिख देते हैं तो आपको जो 1 मार्क्स है वो मिल जाएगा। तो चलिए एक बार स्लाइड के थ्रू भी देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में आमतौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, साथ ही अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो ये आंसर देने के बाद आपको केवल कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्या बता रहा है कि इस क्षेत्र में यानी कि सार्क के क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का कोई एक तरीका बताइए। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि सार्क जैसे संगठन और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में साफ्टा साफ्टा हम अपनी ऑलरेडी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जो है उसको वहां से भी एक बार देख सकते हैं। जैसी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर मैं बात करूं कि शांति और सहयोग बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर शांति और सहयोग नहीं होगा तो उस क्षेत्र का विकास जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ऐसे संगठनों में हमें क्या करनी चाहिए? आपसी मेल जोल, व्यापार को बढ़ाना, राजनीति में बढ़ाना, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान करना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के कारण जो है यहाँ पर शांति और सहयोग जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर भी देखिए आप कोई और पॉइंट जो है जो अगर आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ तो उसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखें। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति पर हावी होने वाले किन्हीं 2 मुद्दों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को सुनिए। उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति पर हावी होने वाले किन्हीं 2 मुद्दों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? 2 पॉइंट लिखने हैं, और हर पॉइंट के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर में देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति पर हावी होने वाले जो 2 मुद्दे हैं वो निम्नलिखित है। पहले मुद्दे के रूप में हम देख सकते हैं स्वायत्तता की मांग। तो देखिए यहाँ पर स्वायत्तता की मांग से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं? अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसी को हमने किस हेडर में डाला है? स्वायत्तता की मांग। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं अलगाववाद के लिए आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। तो जैसा कि आपने बहुत बार जो है आपने समाचार में भी देख रखा है कि जैसे बाहर के राज्यों के जो लोग हैं दूसरे राज्यों में आते हैं तो उनका विरोध किया जा सकता है। तो आप इन दोनों पॉइंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर जरूर लिखेंगे। स्वायत्तता की मांग का कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है? स्वायत्तता की मांग का कोई एक एग्जाम्पल? हाँ बताइए बेटा। शाबाश। पंजाब में जो अकाली दल है वो किसकी मांग कर रहा है? खालिस्तान की मांग कर रहा है। पंजाब में जो खालिस्तान की मांग है वो क्या है? एक तरीके का इसका एक उदाहरण है। तेलंगाना हम देख सकते हैं कि तेलंगाना एक अलग राज्य बना।
ऐसे ही छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्य जो हैं वो अलग राज्य बने, तो इसी को क्या कहा गया है, स्वायत्तता की मांग। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? क्लियर है बेटा क्वेश्चन? चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका 2 मार्क्स के लिए। मंडल मुद्दों पर कुछ प्रकाश डालते हुए भारत में मंडल विरोधी प्रदर्शनों का एक कारण बताइए। तो देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपके सिलेबस में कवर अप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप सिर्फ ध्यान रखेंगे मंडल मुद्दा क्या है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण नौकरियों में जो दिया गया है, शिक्षा संस्थानों में जो दिया गया है, उसी को हम मंडल मुद्दे से जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर मंडल आयोग क्या है, एक आयोग है जिसमें कुछ सिफारिशें रखी गई। किनके लिए रखी गई? तो एससी और एसटी को तो पहले से ही रिजर्वेशन था, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा 27% नौकरियों में जो है वो आरक्षण की मांग की गई। तो ये क्या था, आपका मंडल मुद्दा था। क्लियर है? बाकी आगे के लेक्चर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप यहाँ पर बस इतना ही समझे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि इससे देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक मंडल विरोधी विरोध जो है वो आरंभ हुआ। हिंसक का मतलब सभी को पता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना ही क्या हो गया, एक तरीके से हिंसक हो गया। लोग आपस में लड़ने लगे, सरकारी संपत्ति का दोहन किया जाने लगा। ओबीसी आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच इस विवाद को मंडल मुद्दे के रूप में जाना जाता था। तो जितने भी लोग थे उनमें से कुछ तो थे जो ओबीसी थे, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्या हो गए पक्ष में, जो नॉन ओबीसी थे या जो जनरल थे वो क्या हो गए, उनके अगेंस्ट हो गए। और इनके बीच में जो है वो विरोध प्रदर्शन, हिंसा को देखा जा सकता है। इसे ही हम मंडल मुद्दे के नाम से जानते हैं। इस मुद्दे ने 1989 से भारत की राजनीति का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1989 के बाद आपको पता है कि कोalition गवर्नमेंट, जिसे आप गठबंधन की राजनीति कहते हैं, उसमें जो ये ओबीसी फैक्टर था इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन जो है ये आपको मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में ही कराया है, तो मैं आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद दें। पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का मूल्यांकन करें। हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, अपरोध के नाम से इसे पढ़ रखा है कि जब दोनों के पास बराबर हथियार होते हैं तो क्या होता है, युद्ध की स्थिति नहीं बनती है। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर। इसको मैंने आपको तब भी बताया था कि युद्ध की स्थिति में किसी राज्य के पास कितने ऑप्शन होते हैं, तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आंसर की तरफ। सरकारें अपने देश और अन्य देशों के बीच शक्ति संतुलन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। तो कोई भी सरकार जो है वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। वे अन्य देशों के साथ शक्ति का अनुकूलन संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है। तो कोई भी देश जो है किसी देश के साथ बैलेंस बनाने के लिए जो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, विशेष रूप से जिनके साथ उनके मतभेद है। अब देखिए जैसे मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स है, भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो हमें संतुलन बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, या जिसके साथ उसका अतीत में संघर्ष चल रहा हो, यानी कि प्रीवियसली अगर किसी देश के साथ हमारी वॉर हो रखी है, झगड़ा हो रखा है, युद्ध हो रखा है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें संतुलन बनाने की और भी ज्यादा आवश्यकता रहती है। क्लियर है बेटा? सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक अच्छा हिस्सा अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करना है। तो देखिए सैन्य शक्ति का निर्माण से मतलब क्या है, अपनी सेना की जो शक्ति है उसको निरंतर बढ़ाते रहिए, संतुलन अपने आप बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इतने सतर्क हैं, इतने कैपेबल हैं, इतने मजबूत हैं कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक या हमला नहीं कर सकता, तो इसका सबसे पहला कारण क्या है कि आपके पास जो सैन्य शक्ति है वो क्या होनी चाहिए, औरों से अधिक होनी चाहिए। यथापि आर्थिक और तकनीकी शक्ति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सैन्य शक्ति का आधार है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि भाई आप अपनी सैन्य शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, या किसी भी चीज में आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था चाहिए। तो अर्थव्यवस्था और आपकी जो तकनीकी शक्ति है वो दोनों मिलकर ही क्या बनाती है, सैन्य शक्ति को मजबूत बनाती है। जैसे आप देखिए, आप भारत के पास जो है अब बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार हैं, तो वो तकनीक के कारण ही क्या हो पाया है, सॉल्व हो पाया। अगर मान लीजिए कि अभी भी हम सीमा पे धनुष और तीर लेकर खड़े हैं, तो क्या हम ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? तो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए आर्थिक और तकनीकी शक्ति भी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन है ये आपके इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, आपके इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं राजीव गांधी लोगोवाल समझौता। तो ये भी अभी हमने क्या है, इसको कवर अप नहीं किया है। तो आपकी बुक में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से एक टॉपिक आएगा, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो लोगोवाल समझौता है वो किसके बीच में हुआ, राजीव गांधी और लोगोवाल के बीच में ये समझौता होता है। अब देखिए इस समझौते की बात करें तो लोगोवाल जो है, सबसे पहले आपको उसका पूरा नाम पता होना चाहिए कि लोगोवाल जो शब्द है वो हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये घटना कहाँ की है, अमृतसर की है। कहाँ की है, अमृतसर की घटना है। और वहां पर एक टेम्पल है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया क्योंकि वहां पर कुछ अतिवादी जो थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था, और इसी के कारण जो है वो दंगे हुए। तो इन दंगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई गई वो लोगोवाल के द्वारा निभाई गई। किसके द्वारा? और इनका पूरा नाम था संत हरचंद सिंह लोगोवाल। क्या नाम था? संत हरचंद सिंह लोगोवाल। 24 जुलाई 1985 की बात करें तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के तात्कालिक अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, और जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन आज तक की बात करें तो ये जो समझौता है ये कब पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाया। बस अभी आप इतना ही समझेंगे, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौते की हद यहां तक गई कि लोगोवाल को अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्लियर है बेटा? चलिए अब आंसर की तरफ मूव करते हैं। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता, या इसे पंजाब समझौते के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में पंजाब समझौता आ रहा है तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, गांधी और लोगोवाल समझौता की बात कर रहे हैं। सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक कदम था, लेकिन शांति आसानी से या तुरंत नहीं आई। जब भी कोई युद्ध होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, तो शांति एकदम से नहीं आती। युद्ध जो है वो एकदम से शुरू हो सकता है, लेकिन शांति जो है वो एकदम से नहीं आ सकती। और हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक जारी रहा। तो एक दशक यानी कि 10 वर्षों तक ये जो हिंसा का चक्र है ये चालू रहा। केंद्र सरकार को राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और सामान्य चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया गया। निलंबित का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए उसे रोक दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, संदेह और हिंसा के माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करना आसान नहीं था। 1992 की बात करें तो 1992 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो केवल 24% मतदाता ही थे जिन्होंने मतदान के लिए अपना घर छोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा हिंसा का चक्र यहाँ पर चला होगा। अंततः सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद का सफाया कर दिया गया, और 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में शांति जो थी वो लौट पाई। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर लोगोवाल को आपको समझना पड़ेगा, तो जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे तो वहां पर हम इसे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है, और इसके आगे का पार्ट यानी कि पार्ट सी यानी कि पार्ट थर्ड जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।